हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स। माई सेल्फ ज्योति शर्मा और आज से मैं मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले मार्च के करंट अफेयर्स को 3 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अप्रैल का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सेकेंड पार्ट है अप्रैल 2020 का। अगर आपने इसके पहले ये जो वीडियोज़ हैं नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये जो हमारे आज का सेशन रहेगा उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। साथ ही में वो टर्म्स भी एक्सप्लेन करूँगी जिससे जो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टर्म्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो उन क्वेश्चंस के साथ रिलेट करते हैं और वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है तीसरा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सिप्री इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। 2018 के मुकाबले विश्व सैन्य खर्च से ये 3.5% अधिक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2019 में विश्व सैन्य खर्च 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच गया। अब इसमें और कौन कौन से जो देश हैं जिनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर कंट्रीज़ में बढ़ा हुआ है, जो भी एक्सपेंडिचर है, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा अमेरिका जिसका एक्सपेंडिचर है 732 बिलियन डॉलर। सेकंड है चाइना 261 बिलियन डॉलर। थर्ड जो कि हमारा इंडिया है 71.1 बिलियन डॉलर। फोर्थ रशिया 65.1 बिलियन डॉलर एंड फिफ्थ है सऊदी अरब 61.9 बिलियन डॉलर। तो पिछले वर्ष की कंपैरिजन की जाए तो इंडिया का सेना खर्च जो भी है वो 66.8% बढ़ाकर 71.1 बिलियन डॉलर हुआ, जो इसके जीडीपी का 2.4% है। अब यहाँ पर आया है एक टर्म जीडीपी। So what is GDP? The full form of GDP is Gross Domestic Products, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। एक्चुअली GDP को सबसे पहले एक अमेरिका के अर्थशास्त्री थे साइमन, उन्होंने 1935 से 44 के बीच ये जो टर्म है वो यूज़ किया, यानी कि इससे हमें इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया। किसने? साइमन ने। उस समय विश्व की जितनी भी बैंकिंग संस्थाएं थीं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अनुमान लगाने का काम कर रही थीं। तभी ये साइमन भी उसी में थे। साइमन ने उसी दौरान इस शब्द का प्रयोग किया और अमेरिका की कांग्रेस में इस जीडीपी वर्ड को डिफाइन किया। फिर आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने इस शब्द का यूज़ करना शुरू कर दिया। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मेज़र करने का एक स्केल या कह लीजिए कि एक साधन है। इंडिया में जीडीपी की गणना हर 3 महीने में की जाती है और इसका डेटा अर्थव्यवस्था के प्रमुख यानी कि मेन प्रोडक्शन एरियाज में प्रोडक्शन ग्रोथ की रेट पर बेस्ड होता है। जीडीपी में एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड बिजनेस ट्रेड में 3 एजेंट हैं। कितने एजेंट हैं? तो इसमें 3 एजेंट हैं। एजेंट कौन कौन से बताया मैंने? एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड बिजनेस एंड ट्रेड। इन एरिया में प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होने के एवरेज बेसिस पर जीडीपी रेट तय होता है। अब जीडीपी भी 2 तरह से प्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज उत्पादन की कीमत महंगाई के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ये तो कॉमन है, आपको पता ही होगा। ये स्केल कांस्टेंट प्राइस का, जिसके अंदर जीडीपी रेट व प्रोडक्शन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है
कांस्टेंट प्राइस। तो इसको भी आगे चलकर हम समझेंगे। फिर दूसरी स्केल है करंट प्राइस, जिसमें प्रोडक्शन ईयर की महंगाई दर को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि वो कौन कौन से जो जीडीपी को किस प्रकार से और किन तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है। तो दो तरीकों से किया जाता है, कांस्टेंट प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे। तो व्हाट इज कांस्टेंट प्राइस? तो इंडिया का जो सांख्यिकी विभाग है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के इवैल्यूएशन के लिए एक बेस ईयर तैयार करता है और जो भी प्राइस होती है उनको बेस बनाकर प्रोडक्शन प्राइस और जो भी कंपैरेटिव ग्रोथ रेट है उसको तय करता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जीडीपी रेट को महंगाई से अलग रखकर सही से माप सके। तो ये था कांस्टेंट प्राइस। व्हाट इज करंट प्राइस? तो जीडीपी के प्रोडक्शन प्राइस में अगर महंगाई की दर को जोड़ दिया जाए तो हमें आर्थिक उत्पादन की मौजूदा कीमत हासिल हो जाती है, यानी कि उस टाइम पे जो भी कीमत होगी वो पता चल जाती है। यानी कि कांस्टेंट प्राइस जीडीपी को करंट महंगाई दर से जोड़ना होता है। और अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ क्या है। अभी बीच में हमने एक आईएमएफ वर्ड का यूज़ किया था, जो कि कहाँ पे यूज़ किया था कि अमेरिका की कांग्रेस में इस जीडीपी वर्ड को डिफाइन किया और उसके बाद क्या हुआ था, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस शब्द का यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो आईएमएफ भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़, ठीक है, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, promote high employment and sustainable economic development and reduce poverty around the world। अगर डायरेक्ट वर्ड्स में मैं कहूँ तो अपने जितने भी उनके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का ही काम करती है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ईरान। अब इस सैटेलाइट को ईरान के अर्धसैन्य बल रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में स्थापित की गई है। बड़ी बात यह है कि ये प्रक्षेपण ऐसे टाइम में किया गया जब ईरान और अमेरिका के बीच समाप्त हुए परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो जनरल कासिम सुलेमान के मारे जाने को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ है? तो इसका आंसर है चाइना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है इसका द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। फिर इसके जो हेड हैं वो है ओंद्रे अजोले, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ओंद्रे अजोले। इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1995 और इसका जो पर्पस है वो है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में न्याय, कानून, मानवाधिकार और जितने भी मौलिक स्वतंत्रता के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके लिए एक वैश्विक सहमति बन सके। भारत 1946 से ही यूनेस्को का मेंबर है। इसके अलावा इसके 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं, जिसमें से 11 सहयोगी हैं। फिर है किस आईटी क्षेत्र के प्रमुख भारतीय कंपनी इस्राएल की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बैंक
लॉन्च करेगी? तो इसका सही आंसर है TCS। TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS इसराइल को बैंकिंग सेवा ब्यूरो बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए प्रमुख घोषणाएं की। इसके तहत उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में कितने अंकों की कटौती की? तो इसका आंसर है 0.25। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि व्हाट इज रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या देता है? बैंक्स को कर्ज देता है, और बैंक इस कर्ज को अपने कस्टमर्स के, ये जो भी इनको कर्ज मिलता है वो अपने कस्टमर्स को ऋण देता है। रेपो रेट कम होने का मतलब ये है कि बैंक से मिलने वाला कई तरीके का कर्ज लाइक होम लोन, व्हीकल लोन एटसेट्रा, ये सारे कर्ज सस्ते हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं रेपो रेट, यानी कि डेफिनेशन ये होगी कि ये वो रेट होता है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है। फिर समझ लेते हैं व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट। जैसा कि नाम से समझा जा सकता है कि ये जो रेपो रेट से उल्टा है। ये वो रेट होता है जिस पर बैंक्स को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर इंटरेस्ट मिलता है। रिवर्स रेपो रेट मार्केट्स में कैश की जो फ्लूइडिटी होती है उसको कंट्रोल करने में काम आता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कैश दिखाई देता है तो RBI अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि जितने भी बैंक्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए अपनी रकम उनके पास डिपॉजिट कर दें। तो ये था कुछ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? तो इसका आंसर है पुणे। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या था? तो आंसर है क्लाइमेट एक्शन। फिर है, नासा के अंतरिक्ष यात्री एंड्रयू मॉर्गन, जेसिका मीर और ओलेग स्क्रिपोचिका द्वारा किस मिशन को पूरा करके वापस लौटे हैं? तो वो मिशन है एक्सपीडिशन 62। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये करंट में काफ़ी चल रहा था, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। फिर है, प्रीति सूदन किस केंद्रीय मंत्रालय की सचिव हैं? इसका आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 29 अप्रैल। फिर है, पुलित्जर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये फोटोग्राफ रिपोर्टर जो होते हैं उनको ये प्रदान किया गया है। ये अवार्ड 1917 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, और पहले देख लेते हैं ये किसे किसे दिया गया है। तो ये तीनों जो भी हैं ये हैं फ़ोटो पत्रकार, तो पत्रकार मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद, इन 3 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो जैसा कि मैंने भी बताया ये जो अवार्ड है वो 1917 में स्टार्ट किया गया। पुलित्जर अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी और इन्हीं के नाम से ये दिया जाता है। इसका काम कोलंबिया यूनिवर्सिटी देखती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।